मंडप में महाविनाश, शादी या बर्बादी। बुलडोजर के सामने अनुपमा की अग्नि परीक्षा। जिस घड़ी का डर हम सबको पिछले कुछ हफ्तों से सता रहा था, आखिर वही काली घड़ी अनुपमा की जिंदगी और पूर्वी छाया चौल के निवासियों के सर पर आ खड़ी हुई है। शहनाइयों की गूंज और ढोल की थाप के बीच आज कुछ ऐसा होने वाला है जो टीवी के इतिहास में सबसे खौफनाक मंजर के रूप में याद किया जाएगा। पूर्वी छाया चौल में भारती और वरुण की शादी का जश्न अपने शबाब पर है। हर तरफ गेंदे के फूलों की सजावट है और हमारी अनुपमा, जो हर बार की तरह अपनी खुशियों को भूलकर दूसरों की खुशियों में मगन है, वो पूरी शिद्दत से मेहमानों की खातिरदारी में जुटी है। लेकिन ड्रामा क्वीन पूजा की होस्ट पूजा आपको बता दे कि ये जश्न नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति है। अनुपमा के चेहरे पर जो मुस्कान है, वो कुछ ही पलों में आंसुओं और गुस्से के ऐसे सैलाब में बदलने वाली है जिसे देखकर शायद आज यमराज भी कांप उठें। माहौल एकदम खुशनुमा है। वरुण, जो शेरवानी में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा, घोड़ी पर चढ़ने के बजाय एक विंटेज कार में एंट्री लेता है, जिसे देखकर चौल के लोग वाह वाह कर उठते हैं। शाह परिवार भी वहां मौजूद है। बाबूजी, पाखी और तोशु। पाखी और तोशु हमेशा की तरह अपनी नाक सिकोड़े हुए हैं। उन्हें इस मिडिल क्लास शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वे सिर्फ रजनी की अमीरियत और पावर को देखकर वहां टिके हुए हैं। उधर भारती लाल जोड़े में अपनी सहेलियों के साथ बैठी है। उसकी आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने हैं। उसे लग रहा है कि वरुण जैसा अमीर लड़का उसे इस गरीबी से निकालकर महलों की रानी बना देगा। अनुपमा भारती को नज़र का टीका लगाती है और मन ही मन कान्हा जी का शुक्रिया अदा करती है कि उसकी मुंह बोली बेटी का घर बसने वाला है। लेकिन अनुपमा को रत्ती भर भी भनक नहीं है कि जिस रजनी को वो अपनी समधिन और दोस्त मान रही है, वो असल में अपनी आस्तीन में खंजर छिपाए बैठी है। कहानी में असली तनाव तब शुरू होता है जब फेरों का मुहूर्त करीब आता है। राही यानी आद्या और प्रेम, जो इस पूरी शादी के खिलाफ थे और लगातार सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वे एक कोने में खड़े होकर बेबसी से सब देख रहे हैं। उन्हें पता है कि वरुण एक फ्रॉड है, लेकिन उनके पास अभी तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा जिसे वे भरी सभा में दिखा सकें। राही की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। उसका दिल कह रहा है कि कुछ करो राही, वरना सब खत्म हो जाएगा। प्रेम उसे शांत रहने का इशारा करता है, क्योंकि बिना सबूत के हंगामा करने का मतलब है अनुपमा की नज़रों में और गिर जाना। लेकिन तभी अचानक हवा का रुख बदलता है। शादी के मंडप में पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, मंगलम भगवान विष्णु। तभी दूर से एक गड़गड़ाहट सुनाई देती है। शुरू में सबको लगता है कि शायद बादलों की गर्जन है या कोई बड़ा डीजे ट्रक आ रहा है। ढोल वाले और जोर से ढोल बजाने लगते हैं, लेकिन वो आवाज़ बढ़ती जाती है, एक ऐसी भारी यांत्रिक आवाज़ जो धरती को कंपा दे। चौल के पुराने बर्तन हिलने लगते हैं, सजावट की झालरें कांपने लगती हैं। अनुपमा चौंक कर गेट की तरफ देखती है। वरुण के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है, जिसे सिर्फ राही नोटिस कर पाती है। वरुण अपनी माँ रजनी की तरफ देखता है और आंखों ही आंखों में इशारा करता है कि समय आ गया है। और फिर चौल के मुख्य द्वार पर जो दृश्य दिखाई दिया, उसने वहां मौजूद हर इंसान की सांसें रोक दी। वो कोई मेहमानों की गाड़ियां नहीं थीं और ना ही आतिशबाजी का सामान था। धूल के गुबार को चीरते हुए पीले रंग का एक विशालकाय बुलडोजर चौल की गेट के ठीक सामने आकर रुकता है। उसके पीछे एक नहीं, बल्कि दो क्रेन और पुलिस की जीपें हैं। पूरा मंजर किसी शादी का नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान का लग रहा है। संगीत बंद हो जाता है। मेहमान अपनी जगह पर जम जाते हैं। बा अपने सीने पर हाथ रख लेती हैं और तोशु हक्का बक्का होकर देखता रह जाता है। अनुपमा, जो अभी आरती की थाली लिए खड़ी थी, दौड़कर गेट की तरफ जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो सोचती है कि शायद ही कोई गलती है, शायद वे रास्ता भटक गए हैं। वो ड्राइवर को हाथ हिलाकर रुकने का इशारा करती है, लेकिन बुलडोजर का इंजन बंद नहीं होता। वो दहाड़ता रहता है, जैसे किसी भूखे जानवर को शिकार मिल गया हो। तभी उस बुलडोजर के पीछे खड़ी एक लग्जरी कार का दरवाज़ा खुलता है। उसमें से कोई और नहीं, बल्कि रजनी बाहर निकलती है। लेकिन ये वो रजनी नहीं है जो अभी थोड़ी देर पहले मीठी मीठी बातें कर रही थी। उसने साड़ी का पल्लू कमर में खोज रखा है, आंखों पर काला चश्मा है और चेहरे पर एक क्रूर हंसी है। ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों, यहाँ से शुरू होता है असली खेल। रजनी हाथ में एक माइक लेती है और पूरी चौल में ऐलान करती है, शादी का मुहूर्त खत्म हुआ, अब बर्बादी का मुहूर्त शुरू होता है। उसकी आवाज़ गूंजती है। अनुपमा अवाक रह जाती है। वो कांपती हुई आवाज़ में पूछती है, रजनी जी, ये क्या मजाक है? आज तो भारती और वरुण की शादी है, ये बुलडोजर क्यों? रजनी जोर से हंसती है, ऐसी हंसी जो किसी विलेन को ही शोभा देती है। वो कहती है,
अनुपमा तो बहुत भोली है। शादी? कैसी शादी? कौन वरुण और कौन भारती? ये सब तो बस एक नाटक था, एक ट्रैप था ताकि तू उन पेपर्स पर साइन कर दे। वरुण जो अब तक मंडप में बैठा था, अपना सेहरा उतार कर फेंक देता है और दौड़कर अपनी माँ के पास चला जाता है। भारती ये देखकर सन्न रह जाती है। वरुण चिल्लाकर कहता है, अरे ओ गवार औरत, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं इस 2 कौड़ी की चौल वाली लड़की से शादी करूंगा? मेरा काम था बस मम्मी को वो एनओसी दिलवाना जो तुमने बड़े प्यार से वेडिंग गिफ्ट समझकर दे दी। अनुपमा को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे जीते जी मार दिया हो। उसे वो पल याद आता है जब उसने रजनी पर भरोसा करके उन पेपर्स पर साइन किए थे, ये सोचकर कि ये चौल के रेनोवेशन के पेपर्स हैं, लेकिन असल में वो चौल को गिराने और जमीन रजनी के नाम करने के पेपर्स थे। अनुपमा का विश्वास छलनी हो चुका है। राही और प्रेम दौड़कर अनुपमा के पास आते हैं। राही चिल्लाती है, मैंने कहा था ना माँ, इन पर भरोसा मत करो, ये लोग चोर हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रजनी पुलिस वालों को इशारा करती है। इंस्पेक्टर आगे बढ़ता है और कहता है, मिसेज अनुपमा, ये प्रॉपर्टी अब लीगल तौर पर रजनी मैडम की है। आपके पास ये जगह खाली करने के लिए सिर्फ 10 मिनट हैं। उसके बाद ये बुलडोजर अपना काम शुरू कर देगा। चौल के लोगों में भगदड़ मच जाती है। औरतें रोने लगती हैं, बच्चे चिल्लाने लगते हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारा घर मत तोड़ो की चीख पुकार मच जाती है। लेकिन इस अराजकता के बीच हमें अनुपमा का एक नया रूप देखने को मिलता है। शुरुआत में वो सदमे में थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी फैमिली यानी चौल वालों के आंसू देखे, उसके अंदर की माँ जाग उठी। अनुपमा अपने आंसुओं को पहुंचती है। उसकी आंखों में अब दुख नहीं बल्कि आग है, वही आग जिसने कभी वनराज शाह के अहंकार को जलाया था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। न तोशु, न पाखी, न वनराज। आज अनुपमा अकेली है, लेकिन वो अकेली ही पूरी फौज के बराबर है। वो सीधा जाकर बुलडोजर के विशाल पहिए के सामने खड़ी हो जाती है। ये सीन रोंगटे खड़े करने वाला है। एक तरफ हजारों हॉर्स पावर की लोहे की मशीन और दूसरी तरफ एक साधारण साड़ी में लिपटी हुई औरत। अनुपमा की ये छवि साक्षात दुर्गा का रूप लग रही है। वो रजनी की आंखों में आंखें डालकर बिना माइक के भी इतनी बुलंद आवाज में बोलती है कि बुलडोजर का शोर भी फीका पड़ जाए। वो कहती है, रजनी, तुमने मेरे भरोसे का फायदा उठाया, मेरे दस्तखत ले लिए, लेकिन याद रखना, ये दस्तखत सिर्फ कागज पर हुए हैं, मेरी आत्मा पर नहीं। जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस है, ये बुलडोजर इस चौल की एक ईंट को भी नहीं छू पाएगा। अगर इसे आगे बढ़ना है तो पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। अनुपमा की ये ललकार सुनकर वहां सन्नाटा छा जाता है। रजनी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो ड्राइवर को ऑर्डर देती है, क्या देख रहा है, चला दे गाड़ी, देखता हूं इसकी हड्डी पसली कैसे बचती है। ड्राइवर गियर बदलता है। बुलडोजर का पंजा ऊपर उठता है। प्रेम और राही अनुपमा को खींचने के लिए दौड़ते हैं, माँ हटो वहां से। लेकिन अनुपमा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलती। वो अपनी बाहें फैला देती है, जैसे अपने बच्चों को बचाने के लिए कोई ढाल बन गई हो। क्या बुलडोजर सच में अनुपमा पर चढ़ जाएगा? क्या रजनी का पागलपन अनुपमा की जान ले लेगा, या फिर ऐन मौके पर कोई चमत्कार होगा? क्या प्रेम और राही अपनी मां को बचा पाएंगे, या फिर आज पूर्वी छाया चौल के साथ साथ अनुपमा की कहानी का भी अंत हो जाएगा? ये सब मैं आपको बताऊंगी स्क्रिप्ट के अगले हिस्से में, क्योंकि असली तबाही तो अब शुरू होने वाली है। बुलडोजर का इंजन गूंज रहा है, धुआं उठ रहा है, और उसके ठीक सामने मौत की आंखों में आंखें डालकर खड़ी है हमारी अनुपमा। ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये मंजर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले भाग में बताया, रजनी ने आदेश दे दिया है और ड्राइवर ने गियर डाल दिया है। बुलडोजर का विशाल लोहे का पंजा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, जैसे कोई राक्षस अपना मुंह खोल रहा हो। अनुपमा के बाल हवा में उड़ रहे हैं, चेहरे पर धूल है, लेकिन उसके पैर जमीन में ऐसे गड़े हैं जैसे वो खुद धरती का हिस्सा हो। वहां मौजूद हर शख्स की सांस अटक गई है। ड्राइवर का पसीना छूट रहा है। वो अमीर मालकिन के डर से गाड़ी तो चला रहा है, लेकिन सामने एक निहत्थी औरत को खड़ा देखकर उसके हाथ कांप रहे हैं। क्या वो सच में ब्रेक दबाएगा, या रजनी का पैसा इंसानियत पर भारी पड़ जाएगा? तभी एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जो साबित करता है कि अनुपमा की असली कमाई दौलत नहीं बल्कि रिश्ते हैं। राही, जो कुछ पल पहले तक अपनी मां को वहां से हटाने की कोशिश कर रही थी, अचानक अनुपमा का हाथ कसकर पकड़ लेती है। वो अनुपमा को पीछे नहीं खींचती, बल्कि उसके बगल में आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में वही जिद्दीपन है जो अनुपमा में है। वो ड्राइवर की तरफ देखकर चिल्लाती है, सिर्फ मेरी मां को नहीं, पहले मुझे भी कुचलना होगा। और देखते ही देखते प्रेम भी दूसरी तरफ आकर खड़ा हो जाता है। ये त्रिमूर्ति, अनुपमा, राही और प्रेम, बुलडोजर के सामने एक दीवार बन गई है।
लेकिन बात यही नहीं रुकती। जिस भारती का दिल अभी अभी वरुण ने तोड़ा था, वो भारती अपने आंसू पोंछती है। वो अपने गले से वो भारी हार उतारती है जो रजनी ने उसे दिया था, और उसे जोर से वरुण के पैरों पर दे मारती है। फिर वो दौड़कर अनुपमा के पास आती है और उस मानव श्रृंखला का हिस्सा बन जाती है। एक एक करके चौल की बूढ़ी काकी, बच्चे और जवान लड़के सब आकर अनुपमा के साथ खड़े हो जाते हैं। जो बुलडोजर अभी तक डरावना लग रहा था, अब इन हौसलों के आगे खिलौना दिखने लगता है। ये अब अनुपमा बनाम रजनी की लड़ाई नहीं रही, ये अमीर के अहंकार बनाम गरीब के स्वाभिमान की जंग बन गई है। उधर रजनी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो देख रही है कि उसका प्लान फेल हो रहा है। वो पागलों की तरह चीखती है, अरे ओ बुज़दिल ड्राइवर, रुक क्यों गया? चढ़ा दे इनके ऊपर। ये सब नाटक कर रहे हैं, कोई नहीं मरेगा, बस डरा रहे हैं। लेकिन ड्राइवर इंजन बंद कर देता है। वो खिड़की से बाहर झांक कर कहता है, मालिक, जमीन खाली करने को कहा था, लाशें बिछाने को नहीं। मैं गरीब हूँ, कातिल नहीं। ये सुनकर रजनी आग बबूला हो जाती है। वो दौड़कर ड्राइवर की सीट की तरफ जाती है। उतर नीचे, अगर तू नहीं चला सकता तो मैं चलाऊंगी। आज इस चौल का नामो निशान मिटाकर रहूंगी। रजनी सचमुच ड्राइवर को धक्के मारकर नीचे उतार देती है और खुद स्टीयरिंग व्हील पर बैठने की कोशिश करती है। माहौल और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि रजनी को मशीन चलानी नहीं आती और गुस्से में वो कुछ भी कर सकती है। वरुण उसे रोकने की कोशिश करता है, मॉम प्लीज शांत हो जाओ, पुलिस खड़ी है, हम फंस जाएंगे। लेकिन रजनी उसे झटक देती है। वो किसी पागल हाथी की तरह मशीन के लेवर्स को हिलाने लगती है। बुलडोजर का पंजा अचानक झटके से नीचे गिरता है। धड़ाम! वो अनुपमा से बस कुछ इंच की दूरी पर गिरता है। धूल का एक बड़ा गुबार उठता है। बा और पाखी की चीख निकल जाती है। तोशु का चेहरा सफेद पड़ गया है। उसे लग रहा है कि आज उसकी मां सच में मारी जाएगी। लेकिन जैसे ही धूल छटती है, हम देखते हैं कि अनुपमा हिली तक नहीं है। वो अब और भी उग्र हो गई है। वो आगे बढ़ती है और बुलडोजर के उस पंजे पर ही चढ़ जाती है। हाँ, आपने सही सुना। अनुपमा उस मशीन के ऊपर चढ़कर रजनी की केबिन की खिड़की तक पहुंच जाती है। वो खिड़की पर हथेली मारकर दहाड़ती है, नीचे उतर रजनी, बहुत हो गया तेरा खेल। तूने क्या सोचा, लोहे की मशीनों से तू माँ की ममता को हरा देगी? ये चौल सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं है, ये इन सैकड़ों लोगों की जिंदगी है, इनका पसीना है, इनके सपने हैं। और मैं अनुपमा, इस परिवार की मुखिया, तुझे इसे छूने भी नहीं दूंगी। अनुपमा का ये रौद्र रूप देखकर पुलिस इंस्पेक्टर को भी बीच में आना पड़ता है। अब तक पुलिस वाले रजनी के पैसों के दबाव में चुप थे, लेकिन जब जान पर बनाई और प्रेम ने अपना स्मार्ट मूव खेला तो बाजी पलट गई। प्रेम, जो पिछले 10 मिनट से अपने फोन पर लाइव था, वो इंस्पेक्टर को अपना फोन दिखाता है। इंस्पेक्टर सर, देखिए, इस समय 50,000 लोग सोशल मीडिया पर लाइव देख रहे हैं कि कैसे एक बिल्डर अवैध तरीके से लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। अगर अब भी आपने कुछ नहीं किया तो आपकी वर्दी भी जाएगी और नौकरी भी। सोशल मीडिया और पब्लिक प्रेशर का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर की हेकड़ी निकल जाती है। वो तुरंत आगे बढ़कर रजनी को बुलडोजर से नीचे उतरने का ऑर्डर देता है। मैडम, नीचे आइए, वरना मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बन रहा है। रजनी, जो अभी तक शेरनी बनी हुई थी, पुलिस और कैमरे का नाम सुनते ही घबरा जाती है। वो हांफती हुई नीचे उतरती है, लेकिन उसकी हेकड़ी अभी भी कम नहीं हुई है। वो अनुपमा के पास जाती है और फुसफुसाती है, आज तो तू बच गई अनुपमा, क्योंकि मीडिया देख रही है। लेकिन वो कागज, वो एनओसी तो मेरे पास है। कोर्ट में मैं तुझे घसीटूंगी। आज बुलडोजर नहीं चला तो क्या हुआ, कल कोर्ट का ऑर्डर लेकर आऊंगी और पुलिस ही तुझे धक्के मारकर बाहर निकालेगी। अनुपमा बुलडोजर से नीचे उतरती है। उसकी साड़ी धूल से सनी है, लेकिन उसका माथा चमक रहा है। वो रजनी के हाथ से वो वेडिंग गिफ्ट वाले पेपर्स छीनने की कोशिश नहीं करती। वो बहुत शांति से कहती है, कानून अंधा होता है रजनी, लेकिन जज नहीं। तू कोर्ट जाना चाहती है तो चल कोर्ट। अब लड़ाई सड़क पर नहीं, इंसाफ के तराजू पर होगी। लेकिन याद रखना, जब एक माँ अपने बच्चों के लिए लड़ती है तो बड़े बड़े साम्राज्य ढह जाते हैं। तेरी ये बिल्डर कंपनी क्या चीज है? तभी वहां एक और हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। वरुण, जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रहा था, मौका देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन चौल के लड़के उसे घेर लेते हैं। भारती आगे आती है। वो वरुण के पास जाती है। सबको लगता है कि शायद वो उसे थप्पड़ मारेगी या गाली देगी, लेकिन भारती अपनी उंगली से अपनी सगाई की अंगूठी निकालकर वरुण के हथेली पर रख देती है। वो कहती है, ये लो, तुम्हारी अमीरियत की निशानी। मुझे लगा था तुम मेरे राजकुमार हो, लेकिन तुम तो अपनी माँ की कठपुतली निकले। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहे तो तुम्हें अपनी नजरों में गिरने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। वरुण शर्मिंदा होकर नजरों से ओझल हो जाता है। रजनी अपने बेटे की ये हालत और अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो जाते जाते चिल्ला कर कहती है, हंस लो, जितना हंसना है हंस लो, लेकिन 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे का वक्त देती हूँ। अगर कल शाम तक ये चौल खाली नहीं हुआ तो मैं वो करूंगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे पीछे वो ताकत खड़ी है जिसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे कांपते हैं।
रजनी अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ वहां से निकल जाती है। बुलडोजर भी वापस मुड़ जाते हैं। चौल के लोग राहत की सांस लेते हैं और अनुपमा की जय के नारे लगाने लगते हैं। लेकिन अनुपमा खुश नहीं है। वो जानती है कि ये सिर्फ आज की जीत है, असली युद्ध तो अब शुरू हुआ है। रजनी ने जिस ताकत का जिक्र किया है वो कौन है, और सबसे बड़ी बात, उन साइन किए हुए पेपर्स का क्या होगा? अगर वो पेपर्स लीगल निकले तो अनुपमा कोर्ट में कैसे साबित करेगी कि उसे धोखे में रखा गया था? तभी भीड़ छटने के बाद प्रेम के पास एक कुरियर बॉय आता है। वो प्रेम को एक लिफाफा देता है। प्रेम उस लिफाफे को खोलता है और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। वो दौड़कर अनुपमा और राही के पास जाता है। आंटी, देखिए ये क्या है? अनुपमा लिफाफा देखती है। उसमें कुछ पुराने दस्तावेज हैं और एक चिट्ठी है। चिट्ठी पर किसी का नाम नहीं है, बस एक निशान बना है, कपाड़िया एम्पायर का लोगो। ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों, क्या आप समझ रहे हैं इसका मतलब? जिस वक्त अनुपमा बुलडोजर के सामने खड़ी थी, कोई और भी था जो पर्दे के पीछे से उसकी लड़ाई लड़ रहा था। उस लिफाफे में क्या है? क्या उसमें उस चौल की जमीन का असली सच छिपा है जो रजनी के दावों को झूठा साबित कर देगा? और क्या रजनी का वो सीक्रेट बॉस वही है जिसका डर हमें है, वनराज शाह, या फिर कोई नया दुश्मन जो अमेरिका से वापस आया है? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां अगले एपिसोड में कोर्ट रूम ड्रामा और अनुज की धमाकेदार एंट्री की पूरी संभावना है। अनुपमा ने आज बुलडोजर रोक दिया, लेकिन क्या वो कानून के बुलडोजर को रोक पाएगी? ये जानने के लिए आपको देखना होगा स्क्रिप्ट का अगला और आखिरी हिस्सा, जहां खुलेगा उस रहस्यमयी चिट्ठी का राज। तो दोस्तों, कहानी अब उस नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां एक तरफ बुलडोजर का धुआं अभी भी हवा में है और दूसरी तरफ उम्मीद की एक नई किरण उस लिफाफे से फूटने वाली है जो अभी अभी प्रेम के हाथों में आया है। ड्रामा क्वीन पूजा पर मैं, आपकी होस्ट पूजा, अब उस राज से पर्दा उठाने जा रही हूं जिसने इस पूरे बुलडोजर ट्रैक को एक नया एंगल दे दिया है। जैसा कि मैंने पिछले भाग में बताया, रजनी 24 घंटे की मोहलत देकर गई है, लेकिन प्रेम के हाथ में वो कपाड़िया एम्पायर के लोगो वाला लिफाफा आ चुका है। सबकी निगाहें उस लिफाफे पर टिकी हैं। अनुपमा, जिसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा है, प्रेम की तरफ सवालिया नजरों से देखती है। प्रेम बिना एक शब्द बोले लिफाफे की सील तोड़ता है। उसके अंदर से कुछ पुराने पीले पड़ चुके दस्तावेज निकलते हैं और साथ में एक टाइप किया हुआ लेटर। जैसे ही प्रेम उस लेटर को पढ़ता है, उसके चेहरे की वो तनाव वाली लकीरें गायब हो जाती हैं और एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वो अनुपमा के पास जाता है और कहता है, आंटी, अब डरने की जरूरत नहीं है। रजनी जिस एनओसी के दम पर उछल रही थी, वो एनओसी ही अवैध है। वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। तोशु, जो अभी तक डरा हुआ था, तुरंत आगे लपकता है। क्या मतलब? अवैध कैसे? मम्मी ने साइन तो किए थे ना? प्रेम जो खुलासा करता है वो शो का अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। वो बताता है कि उस लेटर के मुताबिक पूर्वी छाया चौल की जमीन असल में किसी एक मालिक की नहीं है, बल्कि ये जमीन 20 साल पहले एक चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर दी गई थी और उस ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक इस जमीन को बेचा नहीं जा सकता, सिर्फ लीज पर दिया जा सकता है। रजनी ने अनुपमा से साइन तो करवा लिए, लेकिन ट्रस्ट के ट्रस्टी के साइन के बिना वो पेपर्स रद्दी के टुकड़े हैं। और अब सवाल ये है कि उस ट्रस्ट का ट्रस्टी कौन है? प्रेम उस दस्तावेज के आखिरी पन्ने को पलटता है और वहां लिखा नाम पढ़ता है। हालांकि दर्शकों को वो नाम नहीं दिखाया जाता, लेकिन अनुपमा के चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि वो नाम उसके दिल के बहुत करीब है। अनुपमा की आंखों में अचानक आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये डर के नहीं, राहत के आंसू हैं। वो धीरे से आसमान की तरफ देखती है, मानो किसी अदृश्य शक्ति को धन्यवाद दे रही हो। हम सब जानते हैं कि वो अदृश्य शक्ति कोई और नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया है। ये साफ हो गया है कि अनुज भले ही अनुपमा से दूर है, लेकिन उसकी नजरें हर पल अपनी अनु पर है। जैसे ही उसे पता चला कि अनुपमा मुसीबत में है, उसने अपने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और सही वक्त पर यह ब्रह्मास्त्र भेज दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रजनी का खतरा टला जरूर है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। शाह परिवार का रंग देखिए। जैसे ही तोशु और पाखी को पता चला कि जमीन अब कपाड़िया कनेक्शन से सुरक्षित हो सकती है, वे तुरंत पलटी मार जाते हैं। पाखी, जो अभी मम्मी को कोस रही थी, अब जाकर अनुपमा के गले लग जाती है। मम्मी, आप तो ग्रेट हो, मुझे पता था आप कुछ न कुछ कर लोगी। तोशु भी अपनी कॉलर ठीक करते हुए कहता है, हाँ, आखिर माँ किसकी है? मैंने तो पहले ही कहा था रजनी आंटी फ्रॉड लग रही हैं। इन बच्चों का ये गिरगिट जैसा व्यवहार देखकर दर्शकों का खून खौलना तय है और यही शो की यूएसपी है। लेकिन इस बार अनुपमा उन्हें भाव नहीं देती। वो उन्हें हटाकर भारती के पास जाती है। भारती, जिसने आज अपनी शादी टूटते हुए देखी, एक कोने में गुमसुम बैठी है। अनुपमा उसके पास बैठती है और कहती है,
बेटा, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जा। आज मंडप टूटा है लेकिन तेरा हौसला नहीं टूटना चाहिए। अनुपमा भारती को खड़ा करती है और ऐलान करती है कि आज शादी का खाना बर्बाद नहीं जाएगा। हम जश्न मनाएंगे, इसलिए नहीं कि शादी हुई, बल्कि इसलिए कि एक बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई और हमारा घर बच गया। चौल में फिर से ढोल बजने लगते हैं। अनुपमा, राही और भारती मिलकर गरबा करते हैं। ये जीत का गरबा है। राही जो डांस नहीं करना चाहती थी, उसे प्रेम खींच कर लाता है। अनुपमा और राही का एक साथ गरबा करना, ये दृश्य फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। उनकी तालमेल देखकर लगता है कि माँ बेटी के बीच की दूरियां अब मिट रही हैं। एपिसोड के आखिरी हिस्से में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है। चौल शांत है। अनुपमा अपने घर के बाहर बैठी उस लेटर को बार बार छू रही है। तभी राही वहां आती है। ये शो का सबसे महत्वपूर्ण सीन है। राही सीधे मुद्दे पर आती है। वो अनुपमा से पूछती है, वो लेटर अनुज कपाड़िया ने भेजा है ना? अनुपमा चौंक जाती है। वो राही से झूठ नहीं बोलना चाहती, लेकिन सच भी नहीं बोल पाती। वो बस इतना कहती है, कान्हा जी के अपने तरीके होते हैं मदद भेजने के। राही समझ जाती है। वो वहां से जाने लगती है, लेकिन फिर रुकती है और बिना मुड़े कहती है, थैंक यू माँ। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सालों बाद द्वारिका में राही के मुंह से माँ शब्द निकला है। अनुपमा के लिए ये पल पूरी दुनिया की दौलत से बड़ा है। वो अपने आंचल में मुंह छिपाकर रोने लगती है। ये खुशी के आंसू हैं। राही ने उसे माफ भले ही पूरी तरह न किया हो, लेकिन आज अनुपमा ने अपने बेटी का विश्वास जीत लिया है। लेकिन जैसा कि टीवी सीरियल्स का नियम है, अंत भला तो सब भला कभी नहीं होता। एपिसोड का अंत एक भयानक सस्पेंस पर होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रजनी का ऑफिस दिखाया जाता है। रजनी अपने केबिन में शराब के गिलास तोड़ रही है। वो गुस्से से पागल हो रही है। तभी वहां एक परछाई यानी सिलवेट दिखाई देती है। एक आदमी जो अंधेरे में बैठा है। रजनी उस आदमी के सामने सिर झुकाकर खड़ी है। वो आदमी भारी आवाज में कहता है, मैंने तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था रजनी, एक चौल खाली करानी थी और तुम एक हाउसवाइफ से हार गई। रजनी कांपते हुए कहती है, सर वो अनुपमा और बीच में वो कपाड़िया एम्पायर के पेपर्स आ गए। वो आदमी अपनी कुर्सी घुमाता है, लेकिन कैमरा उसका चेहरा पूरी तरह नहीं दिखाता, सिर्फ उसकी उंगलियों में फंसी एक महंगी अंगूठी और टेबल पर रखा एक पेपर वेट। वो आदमी कहता है, कपाड़िया, तो अब लड़ाई बराबरी की होगी। अनुपमा ने आज मेरा प्यादा हराया है, अब वो राजा से मिलेगी। ये कौन है? क्या ये वनराज शाह है जो अब बिजनेस टाइकून बन चुका है, या फिर ये बरखा और अंकुश का कोई नया प्लान है, या फिर कोई ऐसा दुश्मन जो अनुज के अतीत से जुड़ा है? स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, उस आदमी की परछाई और अनुपमा के मुस्कुराते हुए चेहरे पर। दोस्तों, आज के एपिसोड ने साबित कर दिया कि अनुपमा सिर्फ एक शो नहीं, एक इमोशन है। बुलडोजर वाला सीन रोंगटे खड़े करने वाला था, और जिस तरह से अनुपमा ढाल बनी, उसने ये मैसेज दिया कि जब बात अस्तित्व की आती है तो एक औरत चट्टान बन सकती है। आने वाले एपिसोड्स में हमें कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ होगी अनुपमा की सच्चाई और अनुज का दिमाग, और दूसरी तरफ होगी रजनी और उसका मिस्ट्री बॉस। मेरी प्रिडिक्शन ये है कि अगले हफ्ते तक अनुज की धमाकेदार एंट्री हो सकती है, शायद एक वकील के रूप में, या फिर सीधे उस मिस्ट्री बॉस को चैलेंज करने के लिए। और प्रेम, मुझे पूरा यकीन है कि प्रेम ही वो सूत्रधार है जो अनुज और अनुपमा को वापस मिलाएगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां ताकत का इस्तेमाल बंद हो चुका है, लेकिन दिमाग का खेल शुरू हो गया है। जैसा कि मैंने आपकी होस्ट पूजा ने आपको पिछले भाग में बताया था कि एक मिस्ट्री बॉस की एंट्री हो चुकी है जो अपनी हार से बौखलाया हुआ है। बुलडोजर वापस जा चुके हैं, रात गुजर चुकी है और पूर्वी छाया चौल में एक नई सुबह हुई है। लेकिन ये सुबह उतनी शांत नहीं है जितनी लग रही है। कल रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ चौल तक सीमित नहीं रहा। प्रेम ने जो वीडियो लाइव चलाया था वो रातों रात वायरल हो गया है। पूरे इंटरनेट पर #शेरनी अनुपमा और #अनुपमा फाइट्स बैक ट्रेंड कर रहा है। लोग अनुपमा की हिम्मत की दाद दे रहे हैं। मीडिया की गाड़ियां चौल के बाहर खड़ी हैं। रिपोर्टर्स अनुपमा का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, शोहरत अपने साथ मुसीबत भी लाती है। जहां एक तरफ दुनिया अनुपमा को हीरो मान रही है, वहीं दूसरी तरफ वो मिस्ट्री बॉस अपनी अगली चाल चल चुका है। वो जानता है कि अब अगर उसने दोबारा गुंडे या बुलडोजर भेजे तो मीडिया और पब्लिक उसे कच्चा चबा जाएगी। इसलिए उसने वो रास्ता चुना है जहां अनुपमा सबसे ज्यादा कमजोर है, कानून और पैसा। जश्न का माहौल अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि चौल की गेट पर एक काली लग्जरी सेडान आकर रुकती है। इस बार उसमें से कोई गुंडा या रजनी नहीं, बल्कि एक सूट बूट पहने हुए आदमी निकलता है। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस है। वो सीधा अनुपमा के पास आता है। चौल वाले उसे घेर लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये फिर कोई नया खतरा है, लेकिन वो आदमी बहुत ही शांत और प्रोफेशनल तरीके से एक लिफाफा अनुपमा की तरफ बढ़ाता है। अनुपमा, जो अभी मीडिया के सवालों से घिरी हुई थी, उस लिफाफे को देखकर सहम जाती है। उसे कल रात वाले कपाड़िया एम्पायर के लिफाफे की याद आती है जिसने उसे बचाया था। लेकिन ये लिफाफा अलग है। ये लीगल नोटिस है। अनुपमा के हाथ कांपते हैं।
वो पढ़ना नहीं जानती कि इसमें क्या कानूनी दांव पेच लिखे हैं। प्रेम आगे आता है और अनुपमा के हाथ से वो नोटिस लेता है। जैसे जैसे प्रेम उस नोटिस को पढ़ता है, उसके चेहरे का रंग उड़ता जाता है। राही और तोशु भी पास आ जाते हैं। प्रेम बताता है कि ये रजनी की कंपनी की तरफ से मानहानि यानी डेफेमेशन का नोटिस है। उन लोगों ने अनुपमा पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने सोशल मीडिया पर झूठा वीडियो चलाकर उनकी कंपनी की साख खराब की है, जिससे उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है। और इसके बदले में उन्होंने अनुपमा से 10 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों, 10 करोड़! ये रकम सुनते ही बा को चक्कर आ जाता है और तोशु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नोटिस में ये भी लिखा है कि जिस ट्रस्ट डीड का हवाला देकर अनुपमा ने चौल को बचाया है, वो डीड 10 साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी है और उसे रिन्यू नहीं कराया गया। इसलिए तकनीकी रूप से वो जमीन अब भी बिकाऊ है। ये उस मिस्ट्री बॉस का मास्टर स्ट्रोक है। उसने अनुपमा की धाल यानी ट्रस्ट के पेपर्स में ही छेद कर दिया है। वकील साफ लफ्जों में कहता है, मिसेस अनुपमा, आपके पास कोर्ट में जवाब देने के लिए 48 घंटे हैं। या तो 10 करोड़ दीजिए और माफी मांगिए, या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। चौल में फिर से मातम छा जाता है। अभी कल ही तो वे बुलडोजर से बचे थे, अब ये कानूनी बुलडोजर आ गया। अनुपमा वकील को देखती है, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो टूटती नहीं है। वो कहती है, सच को किसी नोटिस का डर नहीं होता वकील साहब, हम लड़ेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर अनुपमा जानती है कि कोर्ट कचहरी की लड़ाई बिना पैसों और बिना अच्छे वकील के नहीं जीती जा सकती। वकील एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम शाह परिवार का असली चेहरा फिर देखते हैं। तोशु, जो कल रात क्रेडिट ले रहा था, अब अनुपमा पर चिल्लाने लगता है, देखा, मैं कह रहा था ना कि इन अमीरों से पंगा मत लो। 10 करोड़! अब हम सब सड़क पर आ जाएंगे, जेल जाएंगे। मम्मी, आप क्यों नहीं मान जाती? माफी मांग लो और चौल खाली कर दो। पाखी भी तोशु का साथ देती है। शाह परिवार का ये डर स्वाभाविक है, लेकिन अनुपमा के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। उसके अपने ही उसका साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन इस बार राही यानी आद्या अपनी माँ के साथ चट्टान की तरह खड़ी होती है। राही तोशु को चुप कराती है और कहती है, भाई, अगर हिम्मत नहीं है तो चुप रहो। माँ ने कल हमारी जान बचाई, आज हम उनकी इज्जत बचाएंगे। इधर प्रेम उस नोटिस को लेकर बहुत गंभीर है। वो नोटिस के नीचे लिखे लॉ फर्म का नाम देखता है, मेहता एंड एसोसिएट्स। प्रेम को याद आता है कि ये वही लॉ फर्म है जो हमेशा कपाड़िया एम्पायर के खिलाफ केस लड़ती आई है। इसका मतलब साफ है कि दुश्मन बहुत पुराना और बहुत ताकतवर है। प्रेम समझ जाता है कि अब ये लड़ाई अनुपमा के बस की नहीं है, अब दिग्गजों को मैदान में उतरना पड़ेगा। प्रेम कोने में जाकर फिर से अनुज को फोन मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अनुज का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। ये सस्पेंस बढ़ाता है, क्या अनुज किसी मुसीबत में है या वो खुद द्वारका आ रहा है। अनुपमा मंदिर के पास बैठी है। वो जानती है कि उसे एक वकील की जरूरत है, लेकिन उसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी वहां एक ऑटो रिक्शा आकर रुकता है। उसमें से एक साधारण सा दिखने वाला आदमी उतरता है, जिसके हाथ में काली कोट है। वो सीधा अनुपमा के पास आता है और कहता है, क्या आप अनुपमा जोशी हैं? मैंने आपका वायरल वीडियो देखा। मैं कोई बड़ा वकील नहीं हूं, लेकिन मैं अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। मैं आपका केस लड़ूंगा, मुफ्त में। अनुपमा को उम्मीद की किरण दिखाई देती है, लेकिन क्या ये नया वकील उस मिस्ट्री बॉस के हाई प्रोफाइल वकीलों के सामने टिक पाएगा, या ये भी दुश्मन की कोई चाल है? एपिसोड के क्लाइमैक्स में हमें उस मिस्ट्री बॉस की एक और झलक मिलती है। वो एक बड़े स्क्रीन पर अनुपमा की फोटो देख रहा है। उसके पास रजनी खड़ी है। वो आदमी कहता है, अनुपमा को तोड़ने का मजा तब आएगा जब उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। अनुज कपाड़िया को मैंने उलझा कर रखा है, वो यहाँ नहीं आ पाएगा। इस लाइन से ये कन्फर्म हो जाता है कि अनुज का फोन क्यों नहीं लग रहा था। दुश्मन ने अनुज को भी किसी जाल में फंसा रखा है ताकि वो अनुपमा की मदद ना कर सके। लेकिन शो का अंत एक धमाकेदार ट्विस्ट के साथ होता है। जब अनुपमा उस नए वकील जो मुफ्त में मदद करने आया है उससे बात कर रही होती है, तभी राही को एक अजीब सा एहसास होता है। उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वो पलट कर देखती है। चौल की भीड़ में एक आदमी हुडी पहने खड़ा है। उसका चेहरा ढका हुआ है। राही उसकी तरफ बढ़ती है। वो आदमी राही को देखकर भागने लगता है। रुको, कौन हो तुम? राही चिल्लाती है। वो आदमी एक गली में मुड़ जाता है। जब राही वहां पहुंचती है तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन जमीन पर एक चीज गिरी हुई मिलती है। राही उसे उठाती है। वो एक ब्रेसलेट है। राही उस ब्रेसलेट को देखकर सन्न रह जाती है।
ये वही ब्रेसलेट है जो उसने बचपन में अपने पॉप्स यानी अनुज को गिफ्ट किया था। राही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसका मतलब अनुज द्वारका आ चुका है। वो यहीं है, आसपास है, लेकिन सामने नहीं आ रहा। क्यों? क्या वो किसी मुसीबत में है या वो खुद सही वक्त का इंतजार कर रहा है? राही दौड़कर अनुपमा के पास जाती है और उसे वो ब्रेसलेट दिखाती है। अनुपमा का दिल जोर से धड़कता है। अनुज, उसके मुंह से बस यही निकलता है। तो दोस्तों, पार्ट 4 का अंत इस इमोशनल और सस्पेंस भरे नोट पर होता है। कानूनी जंग का ऐलान हो चुका है, सर पर 10 करोड़ की तलवार लटकी है। तोशु और पाखी खिलाफ हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि अनुज कपाड़िया की फिजिकल एंट्री का सबूत मिल चुका है। वो ब्रेसलेट इस बात का गवाह है कि मान रीयूनियन अब बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है। अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या राही ढूंढ निकालेगी अपने पॉप्स को? क्या वो छोटा वकील जीत पाएगा 10 करोड़ का केस? और कौन है वो दुश्मन जो अनुज को भी कंट्रोल कर रहा है? ये जानने के लिए आपको देखना होगा ड्रामा क्वीन पूजा का अगला वीडियो। कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको लगता है कि अनुज अगले एपिसोड में अनुपमा के सामने आएगा? वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं हूं पूजा, मिलती हूं आपसे अगले तड़कतेदार अपडेट के साथ।